नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। अपने इस खास बुलेटिन में हम सभी महत्वपूर्ण खबरों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, खबरों के पीछे की सच्चाई भी आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारी नजर किन अहम खबरों पर होगी, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा की करेंगे। G7 की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी इटली की यात्रा पर रहेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद नीट परीक्षा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले से आपको रूबरू कराएंगे। तीसरी खबर में दिल्ली के जल संकट के बारे में जानेंगे। फिर महाराष्ट्र में एनसीपी में क्या सब कुछ ठीक नहीं है, यह समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में बात झुलसाती गर्मी की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली की यात्रा पर हैं। इस समिट में 7 सदस्य देशों के नेता, यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी समिट का हिस्सा बन रहे हैं। इस समिट में भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। समिट को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर समिट में वैश्विक नेताओं के साथ जुड़ने का ये एक बेहतर अवसर होगा। Minister's upcoming visit to Italy for the G7 summit in Apulia, Italy. At the invitation of Honorable Prime Minister of Italy, Honorable Prime Minister Modi ji will be travelling to Apulia, Italy tomorrow to participate in the 50th G7 summit, which is to be held there on 14th of June, that's day after tomorrow, where India has been invited as an outreach country. The visit assumes a significance as this will be Honorable Prime Minister's first overseas travel after assuming office in his third consecutive term. It will also afford him an opportunity to engage with other world leaders present at the G7 summit on issues of importance to India as also to the global south. Thank you for giving me this opportunity. It is an important visit, and firstly it is an opportunity for the Prime Minister to play an important role in one of the global platforms. It also marks continuity because he had participated in the G7 summit last year. It gives an opportunity to the Prime Minister to also follow up on some of the key issues that we had in the G20 presidency, which he had chaired last year. And it's an invitation to Prime Minister from the Italian Prime Minister, and India has been selected as a partner for the G7 summit. In fact, if I'm not mistaken, India is the only Asian country to be selected as a partner. So it is an opportunity also to speak on some of the issues which are very important to the global south. So issues like food security, energy, clean technologies, AI and other aspects, they will definitely be an important agenda item here for the Prime Minister to share his views and thoughts. So the relationship with Italy is growing. Last year it was elevated to what is called a strategic partnership, and I would like to highlight 5 opportunities and areas where we can see more engagement. One is the political dialogue. The two leaders have met already 3 times, so this high level political engagement. इस शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं और पीएम मोदी की लगातार 5वीं भागीदारी होगी। पीएम मोदी आउटरीच सेशन में शामिल होंगे। सम्मेलन से इधर पीएम मोदी की G7 देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों की भी संभावना है। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद
पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है जिसमें उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। तो सरकार बनते ही घरेलू के साथ साथ विदेशी मोर्चों पर भी प्रधानमंत्री ने कमान संभाल ली है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर के एक बड़ा फैसला सुनाया है। कुछ अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के लिए दोबारा नीट एग्जाम आयोजित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान एनटीए की तरफ से कहा गया कि 12 जून को हुई बैठक में छात्रों का डर दूर करने के लिए कुछ फैसले किए गए हैं। 1563 छात्रों के लिए इसी महीने की 23 तारीख को दोबारा एग्जाम होगा, यानी 1563 ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को ही दोबारा एग्जाम देना होगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एग्जाम में केवल वो छात्र ही शामिल होंगे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता अलख पांडे ने कहा कि कोर्ट में एनटीए ने खुद माना है कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उससे छात्रों में असंतोष है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि क्या एनटीए में कोई और विसंगति है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उधर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील श्वेतांक ने कहा कि हमने याचिका में पेपर लीक समेत अन्य गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था। इन पर एनटीए ने अपनी गलती मान ली है। एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए। कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। Court, we filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on. नीट परीक्षा पर धांधली के आरोप लगाते हुए छात्र तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, साथ ही विपक्ष भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इस मामले पर केंद्र सरकार का रवैया गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। पीएम मोदी शपथ ग्रहण और विदेश यात्राओं में व्यस्त हैं। Congress party believes that the BJP government's attitude towards the ongoing demand for an inquiry into the NEET exam is irresponsible and insensitive. We demand a Supreme Court monitored investigation into this entire scandal which has affected
around 24 lakh students. Ordinary families have been forced to cough up amounts close to rupees 30 lakhs due to promises given to them by different coaching centers and examination centers. We believe that no inquiry can be a just and fair and comprehensive inquiry if the inquiry is headed by the NTA themselves. The NTA chairperson should be removed from his post, and Prime Minister Modi, who likes giving examination advice to board, to class 10 students, should not forget the mental anxiety of these potential undergraduates. तो विपक्ष का आरोप है कि सरकार लापरवाही बरत रही है। वहीं सरकार का कहना है कि वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि 10, 11 और 12 तारीख को बैठक हुई थी। समिति ने सिफारिश की है कि 1563 उम्मीदवारों के नंबर रद्द कर दिए जाए और केवल प्रभावित छात्रों के लिए ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी बात एनटीए ने मान ली है, वो ग्रेस मार्क को हटा रही है। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि अभी जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सरकार ने भी उसमें अपना पक्ष रखा है। इस घटना को सरकार ने गंभीरता से लिया है। निश्चित रूप से दोषियों को दंड दिया जाएगा। मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है, नीट के संबंध में पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराते, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों की दोबारा परीक्षा कराना इस पूरे विवाद का एक पहलू है। अभी नीट परीक्षा से जुड़े हुए कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। आगे बढ़ेंगे, बात प्यासी दिल्ली की। दिल्ली में गहराते जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। गुरुवार को सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश ने अपने पिछले बयान से पलटते हुए कहा कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को अपर यमुना रिवर बोर्ड का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की अवकाशकालीन पीठ ने दिल्ली सरकार को शाम तक अपर यमुना रिवर बोर्ड को आवेदन पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना जल बंटवारे का मुद्दा जटिल है और अदालत के पास अंतरिम आधार पर इसका फैसला करने की तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अपर यमुना रिवर बोर्ड पहले ही दिल्ली को मानवीय आधार पर पानी के लिए आपूर्ति के लिए आवेदन करने का निर्देश दे चुका है, ऐसे में यही उचित होगा कि दिल्ली सरकार यमुना रिवर बोर्ड में ही आवेदन करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि बोर्ड शुक्रवार को बैठक बुलाए और दिल्ली सरकार के आवेदन पर जल्द से जल्द निर्णय ले।
राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी के बीच दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी मारलेना ने एडीएम, एसडीएम और तहसीलदारों की टीम के साथ अक्षरधाम के पास जल वितरण नेटवर्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पानी के टैंकर का विषय उठाया था और दिल्ली सरकार ने उस पर रिपोर्ट फाइल की है। आतिशी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है। अवैध टैंकर रोकने की जरूरत है, लेकिन उसे रोकने से भी 40 MGD की पानी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। उधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि दिल्ली को दूसरे राज्यों से अधिक पानी दिया जा रहा है, लेकिन जिन पाइपों की 9-10 सालों से एक बार भी मरम्मत नहीं हुई है, उसका ठीकरा दूसरों पर कैसे फोड़ा जा सकता है। देखिए, ये जो मेन लाइन है जो सोनिया विहार से ग्रेटर कैलाश के लिए साउथ दिल्ली मेंस कहलाता है, ग्रेटर कैलाश, जंगपुरा, निजामुद्दीन, जल विहार, लाजपत नगर में ये सारी पानी की पाइपलाइन जाती है। तो इसको हम चेक करने के लिए आए हैं कि कहीं पर किसी प्रकार की लीकेज तो नहीं है। सीनियर ऑफिसर्स को भी बोला गया है कि सारी पाइपलाइंस को चेक किया जाए। जल बोर्ड के स्टाफ को भी कहा गया है कि उनके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मिलकर पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि इस पानी की कमी की परिस्थिति में एक बूंद भी पानी हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर भी पानी का जो फिर से दुरुपयोग हो रहा है, जो बर्बादी हो रही है, उस पर भी सवाल खड़ी कि उसको रोकने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं। कोर्ट में कहा गया था कि अलग से एफिडेविट फाइल करेंगे। क्या देखिए, बिल्कुल क्या क्या कदम उठाए गए हैं पानी की वेस्टेज रोकने के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमने डिटेल में फाइल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर्स का भी इशू उठाया था और उस पर भी डिटेल्स हमने फाइल की हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज के दिन में दिल्ली जल बोर्ड 1000 टैंकर चला रहा है। वो दिन में 6 से 8 ट्रिप करते हैं। इतना मैसिव टैंकर नेटवर्क भी मात्र 4 से 5 MGD पानी का प्रयोग करता है। तो इलीगल टैंकर्स बिल्कुल रोकने चाहिए, लेकिन अगर हम उन्हें रोकेंगे भी तो आप आधा MGD पानी बचा लेंगे, आप पौना MGD पानी बचा लेंगे, आप शायद 1 MGD पानी बचा लेंगे। लेकिन जो 40 MGD पानी की कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। उसको पूरा किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अगर हमें यमुना में वजीराबाद पॉन्ड पर और मुनक कनाल में पानी मिले। कल आपने टैंकर की संख्या घटाने को लेकर भी सवाल उठाया था राज्यपाल को जी, उसका कितना असर पड़ रहा है और क्या कारण रहे उससे? देखिए, जनवरी से लगातार दिल्ली सरकार के अफसरों द्वारा टैंकरों की संख्या घटाई गई। हमने बार बार आदेश दिया, मैंने मुख्य सचिव को कई बार आदेश दिया कि टैंकरों की संख्या ना घटाई जाए, टैंकरों की संख्या घटाने से समस्या हो सकती है। लेकिन बार बार लिखित आदेश का पालन नहीं हुआ। तो अगर टैंकरों की संख्या, सरकारी टैंकरों की संख्या घटी है, इसी से ये संभावना बनती है कि प्राइवेट टैंकर माफिया जिसकी हम बात कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ी है। क्योंकि अगर लोगों को रिक्वायरमेंट है और सरकारी टैंकर कम कर दिए जाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि लोग कहीं ना कहीं से प्राइवेट टैंकर ढूंढने जाएंगे। तो मैंने एलजी साहब को ये लिखा है कि जिन जिन अफसरों को हमने आदेश दिए टैंकर बढ़ाने के लिए और उन अफसरों ने टैंकर नहीं बढ़ाए, उनकी मिली भगत पर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए और इंक्वायरी होने तक उन सारे अफसरों को सस्पेंड भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी अफसर की मिली भगत है तो ये बहुत सीरियस होता है। देखिए, आतिशी जी को दिल्ली को घर घर में नल से जल देना है। जल विभाग, जल बोर्ड उनके पास है। वो इस बात का रोना नहीं रो सकती हैं कि दिल्ली में पानी नहीं है, क्योंकि टैंकर माफिया टैंकरों से पानी दिल्ली से ही ले जा करके दे रहे हैं। वो टैंकर में पानी हरियाणा और यूपी से नहीं भर रहे हैं, वो दिल्ली में ही भर रहे हैं। तो आतिशी जी, टैंकर वालों को पानी मिल जाता है, आपको पानी क्यों नहीं मिल रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब सभी की निगाहें यमुना रिवर बोर्ड की बैठक पर लगी हुई हैं। शायद वहीं से दिल्ली की प्यास के लिए कोई हल निकले। आगे बढ़ेंगे, बात महाराष्ट्र की सियासत की करेंगे। महाराष्ट्र के एनसीपी में खींचतान की खबरें आ रही हैं। पार्टी में एक साथ महत्वाकांक्षाओं का टकराव देखने को मिल रहा है। पहले पार्टी के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हुए। उन्होंने ये कहते हुए ऑफर ठुकरा दिया कि उन्हें सीनियरिटी के हिसाब से मनपसंद पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा है। खबर यह थी कि रायगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव जीतने वाले सुनील तटकरे
बतौर राज्य मंत्री ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने उन्हें रोक लिया। अब एनसीपी में खींचतान की एक नई वजह सामने आई है। दरअसल एनसीपी ने पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल भी कर दिया है, लेकिन पार्टी के इस फैसले पर एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल नाराज दिखाई दे रहे हैं। सुनेत्रा को राज्यसभा भेजने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए छगन भुजबल ने कहा कि वो खुद राज्यसभा जाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि अब पार्टी ने सर्वसहमति से सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। सुनेत्रा पवार लोकसभा चुनाव में बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले से हार चुकी हैं। सुनिए छगन भुजबल ने राज्यसभा जाने की अपनी इच्छा का कैसे इजहार किया और नॉमिनेशन के बाद सुनेत्रा पवार ने क्या कहा। हमारे कोर ग्रुप के जो लोग हैं, हमारे मंत्रीगण जो है और एमपी ये प्रफुल्ल पटेल साहब और एमपी और अध्यक्ष हमारे राज्य के तटकरे, तो सब हम लोगों ने बैठकर जो है चर्चा की। बहुत सारे लोग इच्छुक थे। हाँ, ये भी है, मैं भी इच्छुक था। मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफ़ी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। इससे आपके नाराज हैं? बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। नाराज हूँ ना? मेरे मुंह पर आपको नाराजगी दिखती है क्या? अरे भाई, जब पार्टी में आप वो काम करते हैं आप लोग, तो पार्टी में सबको साथ लेकर चर्चा करते हुए जो बात नक्की होगी उसको मान लेना चाहिए। हर आदमी जो है पार्टी का अगर अड़ा बैठेगा कि मुझे ही चाहिए, तो पार्टी चलाना मुश्किल है। फिर तो सबको साथ लेकर चर्चा करते हुए जो है ये निर्णय होते हैं। हमारी पार्टी में हमको उम्मीदवारी दी, इसकी खुशी है और जो विश्वास हम उन्होंने दिखाया है उसका हम अच्छी तरह से काम एक अच्छा देने के रूप में हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन आपके साथ जो आपकी अलायंस पार्टी है, वो दोनों पार्टी में से कोई भी नेता आपके मौजूद नहीं है। सबने बहुत अच्छे चल रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे एनसीपी के लिए उत्साहजनक नहीं रहे हैं। पार्टी में खींचतान की एक बड़ी वजह यह भी है। चलिए, राजनीतिक पारे के बाद अब बात वास्तविक पारे की करेंगे। देश में बढ़ रहे तापमान के कारण लोग भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन ने बताया कि उत्तर भारत के मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। राजस्थान तक बादलों का सिस्टम और हल्की आंधी की गतिविधियां जारी रहेगी। सोमा सेन ने बताया कि हीट वेव के कोर जोन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में फिलहाल रेड अलर्ट रहेगा। बिहार में मौसम विभाग ने पटना समेत पूरे दक्षिण पश्चिम बिहार के जिलों के लिए रेड अलर्ट और उसके आसपास के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 3 दिनों बाद हल्के आंधी तूफान की संभावना है, साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में 1 से 2 दिन हीट वेव बनी रहेगी। उसके बाद तापमान में थोड़ी कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जून से पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है। कुछ जगह भारी बारिश की भी संभावनाएं हैं। अभी का जो मौसम का स्थिति है, नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो खास चेंज नहीं है। जो राजस्थान तक बादल और थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रहा है, वो आज भी जारी रहेगी। और जो कोर जोन है मॉनसून का, हीट वेव का, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ आज भी रेड अलर्ट रहेगा। रेड अलर्ट बिहार, झारखंड में, बिहार में आपका 2 दिन तक रहेगा। उसके बाद से हम ऑरेंज फिर येलो अलर्ट में जाएंगे। और झारखंड में 3 दिन तक रेड अलर्ट रहेगी, यानी 13, 14, 15 तारीख को। और यूपी को, उत्तर प्रदेश में 3 से 4 दिन तक रेड अलर्ट रहेगा। उसके बाद से ऑरेंज अलर्ट। बाकी जो हिस्से हैं नॉर्थ इंडिया की, यानी कि पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्य में, और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, हीट वेव का अलर्ट तो रहेगा। मगर जैसे गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में सीवियरिटी भी रहेगा, मगर
कम रीजन में कम इंटेंसिटी के साथ, इसीलिए हम ऑरेंज अलर्ट के साथ जाएंगे पंजाब हरियाणा को 4 दिन तक, उसके बाद थोड़ा सा कम करेंगे, येलो अलर्ट में जाएंगे। और गैंगस्टिक वेस्ट बंगाल भी 1 से 2 दिन तक ऑरेंज अलर्ट, उसके बाद से येलो अलर्ट। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत ईस्टर्लीज आने की संभावना है, एक पश्चिम विक्षोभ भी थोड़ा इफेक्ट करने का संभावना है, जिसके चलते हमारी उम्मीद है कि हीट वेव का स्थिति नॉर्थ इंडिया में शायद थोड़ा सा कम हो जाए, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स में, जैसे यूपी वगैरह में। बाकी सभी राज्यों में भी ऐसा ही स्थिति चलेगा। जैसा कि बात करें जो हीट वेव की स्पेल जो बिहार में चल रही है उसकी, तो ये 8 जून से चल रही है और अभी जो पूर्वानुमान लग रहा है वो अगले 3 दिनों तक और हीट वेव की कंडीशंस बनी रह सकती है। और जो ये हीट वेव की कंडीशंस है वो मेनली साउथ वेस्ट बिहार के ज़िलों, साउथ सेंट्रल बिहार के ज़िलों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इसकी संभावना है कि ये फर्दर जैसे कि और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट बिहार की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर घटते जाती है। और इसके कारण से मौसम विभाग ने आज और कल फिर से हम लोगों ने 2 दिन रेड अलर्ट करके रखा है। रेड अलर्ट में राजधानी पटना सहित पूरे साउथ वेस्ट बिहार के ज़िले कह सकते हैं, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, ये सारे रीजन आते हैं। उसके एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हो गए जैसे बेगूसराय हो गए, पटना के एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, सिवान, सारण और छपरा, और जो भी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, नालंदा, ये सारे ऑरेंज अलर्ट में हैं। और ये संभावना है कि अब ये हीट वेव की कंडीशंस है अगले 3 दिनों तक रह सकती है। और पिछले 2 दिन में आपने देखा कि जो हीट वेव कंडीशंस है हमारे जो है प्लेन्स वाले एरियाज में और साथ साथ हिल्स में भी वो देखने को मिली है। और आज और कल भी मैं बात करूं 13 और 14 में भी तो ये स्थिति इसी तरह रहने वाली है। जो हीट वेव कंडीशंस है या सीवियर हीट वेव कंडीशन है वो अनेक जगहों तक में जो है जो हीट वेव कंडीशन है वो आज भी रहने वाली है और कल भी रहने वाली है प्रदेश में, अगर उत्तराखंड की मैं बात कर लूं। तो मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में इस भीषण गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक हीट वेव से अपना बचाव करिए। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।